फातमी खिलाफत मिस्र में काफी अरसे पहले कायम हो चुकी थी। मसलकन ये शिया मसलक थे। नतीजा यह था कि इनके दोनों तरफ जो सुन्नी इलाके और सुन्नी मुसलमान हुक्मरान थे, इनके साथ इनकी झड़पें चला करती थी। यह फिरका वारियत ने पहली दफा मुसलमान उम्मत को अंदर से नुकसान पहुंचाना शुरू किया था उस तमाम फतूहात के बाद जब से मुसलमानों ने इन इलाकों को फतह किया था। थोड़ा आगे आइए तो शाम की तरफ अब्बासी खिलाफत और फिर बगदाद में अब्बासी खिलाफत का पूरा महकम मरकज कायम था। अब्बासी खिलाफत चूंकि सुन्नी थे, लिहाजा उनकी फातमी खिलाफत के साथ जंगें भी चलती थी, आपस में फितना दवानियां, रेशा दवानियां और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें और मुहिम्मात का एक सिलसिला एक ऐसा जारी था कि जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को तकसीम करके रख दिया था। अगर पर्शिया की तरफ जाएं तो गजनवियों की एम्पायर अब वो उरूज उसमें बाकी नहीं रहा था और ये छोटे होते होते अफगानिस्तान और उन हिंद के इलाकों पर काबिज थे कि जिन पर महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया था। मगर इनके मगरिब में एक और मुसलमान हुक्मरान, यह भी एक तुर्क डायनेस्टी थी जो बहुत तेजी से उरूज पा रही थी। इनको सल्जूक कहते थे। सल्जूकों का इलाका आज के ईरान, मावरा नहर, खुरासान और ये तमाम वो इलाके जो आगे बढ़कर आर्मीनिया और आज़रबाईजान के आसपास के थे, इन तमाम इलाकों को सल्जूक हुक्मरान फतह करते चले आ रहे थे। इनका पहला सरबराह जिसने ये डायनेस्टी कायम की थी, तुगरल बे, खलीफा अब्बासी का वफादार था, अपनी बैत खलीफा अब्बासी को देता था और ये वो तलवार थी कि जो अब आइंदा आने वाले वक्तों में उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने बेनियाम की थी। तुगरल बे के इंतकाल के बाद उसका बेटा अलप अरसलान, मोहम्मद उसका असल नाम था, तुर्की में अलप अरसलान का मतलब है एक दलेर और गैरतमंद शेर। चूंकि वो एक बहुत ही बहादुर शख्स था और अपनी पूरी कौम में एक शेर दलेर के नाम से याद किया जाता था, तो तारीख में भी उसका यही नाम अलप अरसलान के नाम से मशहूर हो गया। अलप अरसलान की हुकूमत ऑक्सिस से लेकर दरियाए फरात तक कायम थी। उधर रोम में बाइजेंटाइन हुक्मरान रोमानोस अभी तक अपनी हुकूमत पर पूरी तरह कायम था। जो आज के तुर्की के इलाके हैं, अनातोलिया और ये इसके आसपास के सारे इलाके रोमन एम्पायर के तहत थे। यानी उस वक्त अगर आप नक्शा उठा के देखिए तो तुर्की और ईरान के दरमियान जो सरहद आज बनती है, यह मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान की सरहद बन गई थी। ईरान की तरफ अलप अरसलान की हुकूमत थी और तुर्की का सारा इलाका अनातोलिया और एशिया माइनर ये रोमन एम्पायर के तहत था। अब्बासी खिलाफत बगदाद में कायम थी, खिलाफत फातिमी काहिरा में, मुराबितून नॉर्थ अफ्रीका में और स्पेन में तवाइफुल मुलूकी और ताइफा किंग्स अपनी जगह पर थे और ईसाई नॉर्थ से कोशिश कर रहे थे इनको बाहर निकालने की। यहां पर जरा सा ईसाइयों की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करनी जरूरी है। जब ये मुसलमान मिल्लत में इस कदर तवाइफुल मुलूकी और कमजोरी और बाहमी इख्तलाफात, चाहे वो फिरका वाराना बुनियाद पर थे या आपस में एक दूसरे की सल्तनत में से हिस्सा निकालने के लिए, ये इतने अरूज पर पहुंच गए, तो ईसाइयों को भी ये मौका मिला कि मुसलमानों के खिलाफ एक कॉम्प्रहेंसिव मिलिट्री स्ट्रेटजी डेवलप करें। ईसाइयों का प्लान यह था कि मुसलमानों के खिलाफ एक डबल पिंजर किया जाए, यानी कुस्तुनतुनिया की तरफ से लेकर एशिया माइनर में इनकी फौजें दाखिल होंगी और आगे बढ़ती बढ़ती मुसलमानों को वो अपनी सरहदों से बाहर निकालेंगी और पीछे तक धकेलेंगी। दूसरी तरफ फ्रांस और यूरोपियन पावर्स जो वेस्टर्न यूरोप की थी, वो स्पेन के साथ मिलकर मुसलमानों को आइबेरियन पेनिनसुला से नीचे धक्का देकर अफ्रीका में निकाल देंगी। इन दोनों एक्सेस पर साइमल्टेनियसली काम करना शुरू कर दिया था ईसाई दुनिया ने, उन मुसलमानों की कमजोरियों को देखते हुए कि जो उस वक्त अफ्रीका से लेकर ऑक्सिस के दरमियान मुसलमान दुनिया जिस इंतशार का शिकार थी, वो एक अच्छा मौका फराहम कर रहा था ईसाइयों को कि पहली मरतबा कई सौ साल में मुसलमानों के खिलाफ एक कॉम्प्रहेंसिव रिस्पॉन्स डेवलप कर सकें। यही कॉम्प्रहेंसिव रिस्पॉन्स आगे जाके सलीबी जंगों की शक्ल में नमूदार होता है, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। इस खतरनाक मौके पर अल्लाह ताला ताईद गैबी से मुसलमान मिल्लत को दो तलवारें, दो ऐसे गाजी देते हैं कि जो मशरिक और मगरिब में ईसाइयों के उस उठते हुए सैलाब को रोक देते हैं। ये दोनों मुजाहिद, एक जो अफ्रीका में था यूसुफ बिन ताशफीन और दूसरा मशरिक में ईरान की सिमत अलप अरसलान, उम्मत मुस्लिमा के जलील कदर मुजाहिदीन में शामिल होते हैं और इनकी जंगी खिदमात के नतीजे में कई सौ साल तक मुसलमान मिल्लत को अपने आप को यकजा करके शिराजाबंदी करके दुश्मनों का मुकाबला करने का मौका मिल गया। अलप अरसलान तकरीबन 1064 में सल्जूक तख्त पर बैठते हैं
اور ایک غیر معمولی سربراہ کی حیثیت سے مسلمان ملت کے سامنے آتے ہیں۔ ان کے ایک بہت مشہور وزیر جنہوں نے تاریخ اسلام میں بہت نام کمایا وہ نظام الملک ہیں۔ عالم اسلام میں ان سے بہتر ایڈمنسٹریٹر، اسٹیٹسمین اور بیوروکریٹ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگر آج کل ہمارے علماء اس بات کو جانتے ہوں گے کہ آج جو ہمارے مدارس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے اس کی بنیاد نظام الملک ہی نے رکھی تھی، اور انہی کے نام کی مناسبت سے ہمارے مدارس میں یہ درس جاری ہے۔ سلطان الپ ارسلان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا رخ بازنطینیوں کی طرف کر لیا اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر آذربائیجان اور جارجیا کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ ان کی ان فتوحات سے پورے بائزنٹائن امپائر میں پینک اور خطرے کی لہر دوڑ گئی، اور یہ فیصلہ کیا جانے لگا کہ اب ایک بڑے بڑے لشکر تیار کیے جائیں جو ایشیا مائنر اور اناطولیہ میں داخل ہو کر سلطان الپ ارسلان کے خطرے کا مقابلہ کریں۔ دوسری طرف یوسف بن تاشفین اپنے آپ کو منظم کر رہے تھے نارتھ افریقہ میں، اور ان تمام حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے جو کہ اندلوسیا میں برپا کیے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو جب اندلوسیا میں شکست ہونا شروع ہوئی تو تمام بقیہ طائفہ والوں نے اپنی سلامتی کے لیے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یوسف بن تاشفین کی طرف مدد کی درخواست کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویسٹرن تھیٹر آف آپریشنز کی بات کریں، ہم سلطان الپ ارسلان اور بازنطینی سلطانوں کے خلاف جو کیمپینز تھیں ان کے بارے میں تفصیلی بات کرنا چاہیں گے۔